नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ आप सभी को। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजीजी के अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो भारत के इतिहास, भूगोल और राजनीति है ना? जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 15 इंडियन जीके। तो छत्तीसगढ़ में जो आगामी 3 एग्जाम होने वाला है, छत्तीसगढ़ पुलिस, प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक, तो इन तीनों एग्जाम की दृष्टि से यह क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, 1498 में जो वास्को डी गामा है वो भारत आया था। और ये जो वास्को डी गामा है एक पुर्तगाली नाविक था, एक पुर्तगाली नाविक था जो भारत आया था 1498 में। और ये केरल के, है ना, केरल के कालीकट जो बंदरगाह है, कालीकट, यहाँ पर ये उतरा था। कालीकट बंदरगाह में उतरा था और ये पुर्तगाली नाविक था। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका जो सही उत्तर है, महानदी पर हीराकुंड बांध है वो निर्मित है। और कहाँ है? ये है उड़ीसा राज्य में, है ना? उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। और यह जो हीराकुंड बांध है जो वो भारत का सबसे लंबा, है ना, भारत का सबसे लंबा और चौड़ा चौड़ा बांध है। सबसे लंबा या चौड़ा बांध भारत का कौन सा है पूछे तो बताना है हीराकुंड बांध। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर है ना? तो ये जो नदियां दिए हैं ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें बताना है कि कौन सी नदी है उसका मार्ग वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो इसका जो सही उत्तर है सोन नदी। सोन नदी का जो मार्ग है उत्तर से दक्षिण की ओर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित है ना? सुमेलित है बताना है। इधर जल प्रपात का नाम दिया है और इधर नदी का नाम दिया है ना? तो देखिए, पहला में दिया है आपका कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर स्थित है बोला है। तो यह बिल्कुल गलत है ना? क्योंकि जो कपिल धारा जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। तो यह कथन गलत हो गया। दूसरा दिया है आपका जोग जलप्रपात सारावती नदी पर। तो यह बिल्कुल सही है ना? और तीसरा में दिया है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। तो ये भी एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है ना? और ये जो जोग जलप्रपात और ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात है वो कहाँ है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा, ये जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम जो भी हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? तो सुमेलित है बोला है, तो सुमेलित कौन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 और 3 सुमेलित है, जो ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया है ना? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए, इसमें से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे थे, है ना? आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर है वो पहली महिला मंत्री है। कहाँ? स्वतंत्र भारत का पहली महिला मंत्री है ना? आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श है वो अटॉर्नी जनरल है वो देता है ना? आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी है वो बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपी भारत का जो सबसे बड़ा नदी है वो है गोदावरी नदी। आपका अगला प्रश्न है, फ्लोटिंग झील के रूप में प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये लोकटक झील है वो कहाँ स्थित है? तो ये है मणिपुर में। आपका अगला प्रश्न है,
कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भारत है और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच हमेशा खून खराबा चलता रहता है, और ब्लड जो खून है उसका रंग कैसा होता है? लाल, है ना। तो लाल से रेड, है ना, रेड क्लिफ रेखा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता, बोल रहा है ना। तो देखिए, गुजरात दिया है तो गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। तो नहीं गुजरता है बोला है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। और देखिए, ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 राज्य से। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, है ना, और चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ हो गया। और कौन सा हो गया? झारखंड। झारखंड हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया झारखंड। और है एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। और कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। और है मिजोरम। मिजोरम। इन 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन सा हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा वो गुजरता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन दिया है आपका समानता का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार है। काम करने का अधिकार, ये नहीं है ना। और तीसरा में दिया है आपका शिक्षा का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। चौथा में दिया है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार नहीं है बोला है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काम करने का अधिकार। ये देखिए, भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में दिया है। कुल कितना मौलिक अधिकार है? कुल 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार मिला के 7 था, लेकिन इसको अभी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कुल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और कौन कौन सा हो गया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार, और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इन सभी अधिकारों को अलग अलग भारतीय संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में बताया गया है। ये सभी अनुच्छेद यहाँ दिए हैं। इन सभी को आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, है ना। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत का संवैधानिक प्रधान होता है? इसका जो सही उत्तर है, जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे संवैधानिक प्रधान होते हैं, है ना। आपका अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो होता है हमारे राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के पास होता है ना। राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। तो देखिए, केंद्र के लिए अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। और राज्यों के लिए अध्यादेश जारी कौन करता है? राज्यपाल, है ना। और और क्या है ये अध्यादेश? क्या है? तो अध्यादेश है, ध्यान से सुनिए मैं बता रहा हूँ। अध्यादेश एक ऐसा कानून है जो भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है ना। जब संसद या राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होते हैं, तब ये जो कानून है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है ना। आपका अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है आपका लोकसभा, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। आपका अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो नंदा देवी पर्वत शिखर है वो भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पहला में कौन सा है? तो पहला में है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दूसरा में है आपका नंदा देवी, है ना।
कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट भारत का सबसे ऊंचा है। तो देखिए भारत भारत का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है भारत में स्थित नहीं है। ये जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना, और भारत में स्थित नहीं है, इसलिए ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं बोला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा है, पहले नंबर का। दूसरा में है आपका K2, जिसको गाडविन आइंस्टीन बोलते हैं, ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो भारत के पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहाँ है? तो महेंद्रगिरी है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य के गजपति जिला गजपति जिला में स्थित है ना। गजपति जिला में, उड़ीसा राज्य के गजपति जिला के रायगढ़ ब्लॉक में, रायगढ़ जो ब्लॉक है उसमें स्थित है ना। याद रखिएगा, जो भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। और महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा राज्य के गजपति जिले के रायगढ़ ब्लॉक में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत कौन सा है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच इन चारों पर्वत में कौन सा है बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वत। जो सतपुड़ा पर्वत है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? दर्रा दिया है, इन दर्रों में कौन से दर्रा में जवाहर सुरंग है वो स्थित है बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है ना। और ये जो बनिहाल दर्रा है कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा है जम्मू, है ना, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। याद रखिएगा, ये जो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसी बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है वो बना हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो काराकोरम श्रेणी का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है सियाचिन ग्लेशियर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वन है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे आता है सर्वाधिक वन की दृष्टि से। पहला में है मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में हमारा छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो बताना है, चार ऑप्शन दिए है उसमें कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना। याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार कितना है? तो देखिए, देशांतरी विस्तार है वो 67 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है ना। जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है भारत का देशांतरी विस्तार। आपका अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी है। तो कौन सी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका जो सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका जो सही उत्तर है गोवा। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये 4 ऑप्शन दिया है जो भारतीय राज्य हैं। तो इनमें जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वतम बिंदु है। तो भारत का जो पूर्वतम बिंदु है वो है किबिथु नामक जगह। और ये कहाँ है? तो ये जो जगह है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। ये जो किबिथु है वो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। अभी बता दिया था ना मैंने पहले ही, तो है कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा है वो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, है ना। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का सही क्रम कौन सा है, बोला है। तो देखिए, सबसे बड़ा है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर होगा, है ना। जिसमें दिया है प्रशांत महासागर पहला में, तो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद कौन सा है? अंध महासागर। अंध महासागर का अन्य नाम क्या है? अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। अंध महासागर का अन्य नाम क्या है? अटलांटिक महासागर, है ना। तो जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद अंध महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ये जो महासागरों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो देखिए, जो हड़प्पा कालीन जो सिक्के होते थे उसमें है वो हाथी, गैंडा और बाघ, इन तीनों का जो चित्र है वो अंकित रहता था, है ना। गाय का नहीं रहता था, है ना। तो निरूपण नहीं हुआ है बोला है, तो किसका नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है। तो गाय आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है। और इन तीनों का जो चित्र है वो हड़प्पा कालीन जो सिक्के होते थे उसमें रहता था, है ना, याद रखिएगा। हाथी, गैंडा और बाघ का। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य और युगीन समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए ये युगल समाधि क्या है। तो युगल समाधि हो गया, जैसे कोई किसी को दफनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक आदमी को दफनाते हैं। तो युगल समाधि में सिंधु सभ्यता में क्या होता था, दो आदमी को एक ही कब्र में दफनाया जाता था, उसको युगल समाधि कहा जाता है। तो इसका साक्ष्य कहाँ मिला है सिंधु सभ्यता में? तो वो है लोथल। लोथल से चावल के साक्ष्य और युगल समाधि प्राप्त हुआ है, लोथल से, है ना। और लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ है? बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, बंदरगाह। हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछता है आपको, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। आपका अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो शिशुनाग वंश का जो कौन सा शासक है? तो वह है कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन हुआ था कालाशोक के, है ना। और कालाशोक कौन से वंश का शासक है? इधर दिया है शिशु नागवंश, याद रखिएगा। शिशु नागवंश का शासक था कालाशोक, है ना। और इस कालाशोक को इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है काकवर्ण। काकवर्ण इसका अन्य नाम है, याद रखिएगा। कालाशोक का अन्य नाम है काकवर्ण। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है उज्जैन है। उज्जैन है जो हर्यक वंश का क्या था? राजा था। हर्यक, हर्यक वंश का राजा था, इसने जो पाटलिपुत्र शहर है उसका स्थापना किया था। और अभी ये जो पाटलिपुत्र जो शहर है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो ये जो अभी वर्तमान जो पटना है, पटना, पटना का ही नाम पाटलिपुत्र है। और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है गंगा, गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ है ना। जो पटना शहर या पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन नदी के तट पर बसा है। इसको हर्यक वंश के राजा उदयन ने स्थापित किया था, याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज है वो कहा जाता है ना। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। आपका अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो यह है जो जनरल डायर है, इसके आदेश पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग है ना, जलियांवाला बाग है जो अमृतसर में है जलियांवाला बाग। वहां कब हुआ था ये जो घटना है वो? तो यह जो घटना है 13 अप्रैल है ना, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में स्थित है। तो क्या हुआ था इस घटना में, इसमें जो जलियांवाला बाग है वहां पर जो एक जनसभा हो रहा था है ना, जो भारतीय नागरिक थे उनका एक जनसभा हो रहा था। उसमें क्या किया, इसने जनरल डायर ने ये जो निहत्थे जो जनसभा में बैठे थे, निहत्थों के ऊपर गोली चला दी थी है ना। इसमें सैकड़ों लोगों की जो जान है वो, हमारे भारतीय नागरिक की जान है वो चला गया था है ना। याद रखिएगा, इसका डेट पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो इसका जो सही उत्तर है, यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। आपका अगला प्रश्न है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, राष्ट्रपति को। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है बताना है। इधर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका संसद के सभी सदस्य। तो संसद के जो सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है ना। इसमें जो संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और तीसरा में दिया है आपका विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये भी भाग लेते हैं। और चौथा में दिया है आपका विधान परिषदों के सभी सदस्य, तो ये भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेता है? दूसरा में दिया है आपका, देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये जो दो हैं, ये दो ही भाग लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 2 और 3, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा है ना। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बोला है। तो आपका जो पहला कथन दिया है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो यह जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना ही रहेगा, जब तक उसका जो अगला राष्ट्रपति है, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, वो पद ग्रहण नहीं करेगा, तब तक ये पद पर बना रहेगा है ना। दूसरा में दिया है आपका, राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है ना। तीसरा में दिया है आपका, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो यह तो बिल्कुल गलत है। क्यों?
क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता अपना त्याग पत्र, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। चौथा में दिया है आपका, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित नीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। अगर जो हमारा राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाए जाने के बारे में बताया गया है ना। तो यह भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी है वही आप गलत है, और इसमें सत्य नहीं है बोला है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 1942 को। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है 1885 में। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है अकबर ने। आपका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? तो कौन था? इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।